हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज ग्रेविटेशन का आ रहा है एक और नया वीडियो जो है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है जो मोशन ऑफ सैटेलाइट्स पे थी या स्किप ऑफ वेलोसिटी पे थी, तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए स्किप वेलोसिटी बिजलवान ब्रेन स्टेशन, तो आपको वहाँ पे मेरी वीडियो मिल जाएगी। या फिर सर्च कीजिए स्केप वेलोसिटी बाई आशुतोष सर, तो वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर्स हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें 3 लॉ दिए कि जो प्लैनेट सन के अराउंड रोटेशन कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है। तो इसके 3 लॉ उन्होंने दिया। काफ़ी साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसके लॉ दिए। किसी ने सर्किल फॉर्म बताया, किसी ने कुछ अनदर फॉर्म बताई कि इस तरीके से इसके अराउंड रोटेट कर रहा है। तो लेकिन केपलर्स के लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल हुए। उन्होंने कहा कि कोई भी जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड घूम रहा है और वो किस तरीके से घूम रहा है, एक इलिप्टिकल शेप में घूम रहा है, यानी एक अंडाकार शेप में घूम रहा है, जिसे हम एग शेप भी कह सकते हैं। उस शेप में, ये पूरा एक्चुअल एग भी नहीं होता है, वो केवल मतलब एग के हिसाब से एक एग के सिमिलर स्ट्रक्चर वो ले लेता है। ठीक, तो केपलर्स ने कहा कि भाई जो भी प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं वो किस शेप में घूमेंगे, इलिप्टिकल शेप में घूमेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर, जिसमें फर्स्ट लॉ हम कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, केपलर्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ हमारा है ऑल प्लैनेट revolve all planet revolve around the sun. All planet revolve around the sun with closed elliptical orbit. Closed elliptical orbit. Elliptical orbit, and the sun is at one of the foci of the ellipse. ये हमारे पास फर्स्ट लॉ था कि भाई कोई भी जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड किस तरीके से घूमेगी, इलिप्टिकल शेप में घूमेगी, और जो सन होगा उस इलिप्स का किसी भी फोकई पे प्लेस होगा। अब पहले आप इलिप्स समझ लिए, इलिप्स होता क्या है। इलिप्स ये जो हमारी शेप है इसे हम इलिप्स कहते हैं। ठीक, ये हमारी वाई हो गई, ये हमारी वाई डैश हो गई, ये हमारी एक्स हो गई, ये एक्स डैश हो गई। ठीक, यहाँ से इस सेंटर से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है ये हमारी होती है ए, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी ए। तो टोटल जो डिस्टेंस होती है ये होती है हमारी 2a। टोटल डिस्टेंस होती है हमारी 2a। और इस पूरी एक्सिस को जो हम कहते हैं इसे कहते हैं मेजर एक्सिस। ये हमारी होती है मेजर एक्सिस। ठीक, और इस हाफ एक्सिस को क्या कहते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस। ठीक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है हमारी b, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस b, नीचे तक के पूरा। और टोटल ये डिस्टेंस जो हमारी होती है ये होती है हमारी 2b डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारी होती है 2b डिस्टेंस टोटल। ठीक, तो इस हाफ डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, सेमी
माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, और इस पूरी एक्सिस को हम क्या कहते हैं, इस पूरी लाइन को हम क्या कह देते हैं, ये जो पूरी डिस्टेंस है इसे कहते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं हमारे 0,b। इस पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,-b। ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है हमारा ये होता है -a,0। ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा होता है a,0 और दिस इज द सेंटर 0,0। नाउ इलिप्स में दो फोकस सेंटर होते हैं, दो फोकस सेंटर होते हैं, जैसे यहाँ पे एक सेंटर ये एक सेंटर। तो इस सेंटर से इस एक्सिस के सेंटर की डिस्टेंस को हम AE कहते हैं, ये AE। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो -AE,0 और इस कोऑर्डिनेट के जो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं AE,0। ठीक है। जो इलिप्स है इसकी इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो होती है हमारी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है हमारी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। दिस इज द इलिप्स इक्वेशन, दिस इज द इलिप्स इक्वेशन। यहाँ पे जो हमारा b² होता है ये हमारा क्या होता है, b² इज इक्वल टू होता है हमारा a² 1 माइनस e²। ये b² की वैल्यू होती है। ठीक। जो e होता है इसे हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। ये इसेंट्रिसिटी बहुत काम की चीज़ है। ये इसेंट्रिसिटी डिसाइड करता है कि ये इलिप्स बनेगा सर्किल बनेगा। अब ये देखिए सर्किल को ही ऊपर से दबा के चपटा कर दिया गया है तो ये इलिप्स का फॉर्म ले लिया है। वैसे ही अगर सर्किल का फॉर्म दिखा रहा है तो ए जो हमारी इसेंट्रिसिटी है ये इलिप्स के लिए क्या होती है, इसेंट्रिसिटी जो होती है हमारी वो इक्वल होती है 0 से बड़ी होती है इसेंट्रिसिटी और लेस होती है 1 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 0 हो गई दैट मीन्स यहाँ पे क्या बन रहा है, सर्किल फॉर्म होगा, सर्किल बनेगा। इसेंट्रिसिटी यानी इसको जो इसमें जो चपटापन आ रहा है ये किसके हिसाब से आ रहा है, इसेंट्रिसिटी। तो जैसे इसेंट्रिसिटी 0 हो गई तो ये सर्किल फॉर्मेशन ले लेगा और जैसे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू टेंड करेगी 1 की तरफ तो ये हमारा इलिप्स बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए तो ये नोट कीजिए आप, इसके बाद थोड़ा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। चलिए नोट कर लिया, रब कर देता हूँ इसे मैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे से रब कर देते हैं और ये इलिप्स भी रब कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो हम एक इलिप्स ले रहे हैं, ये हमारा इलिप्स हमने बना दिया। ठीक, यहाँ पे कहीं पे सन है हमारा, क्योंकि हमने बताया था कि फोकई पे हमारा सन प्लेस लेता है, तो ये हमारा सन हो गया। ठीक, और ये हमारा सन है और यहाँ से यहाँ पे कोई एक प्लेनेट है, ये प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच जाएगा, फिर पी प्लेनेट यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ, और फिर वापस अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। तो सन से जब क्लोजेस्ट या नियरेस्ट जब कोई प्लेनेट होगा R1 तो इसे कहेंगे पेरिफिलियन। इस पोजीशन को कहेंगे हम पेरिफिलियन, पेरिफिलियन। ठीक, और जब जो हमारा प्लेनेट होगा वो सन से फारदेस्ट होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, एपीहीलियन, उसे हम कहेंगे एपीहीलियन। यानी
एफओजी और पेरिजी हम इसे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझे, जो R1 डिस्टेंस यहाँ से हमारी निकल के आएगी, R1 जो डिस्टेंस आएगी हमारी, वो क्या निकल के आएगी हमारी, देखिए R1 हमारी क्या है, ए में से ये ए ई है और ये टोटल ए है, तो हमारी क्या निकल जाएगी, ए में से माइनस कर देंगे हम ए ई को, तो यहाँ से जो हमारे पास R1 वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी A1 माइनस ऑफ ई, ठीक है। ये किसके लिए है, पेरिजी के लिए, ये पेरिजी डिस्टेंस के लिए, जब क्या हो, सन से प्लेनेट नज़दीक हो, ठीक। R2 हमारा क्या हो जाएगा, R2 हमारा हो जाएगा A प्लस ए ई, ये पूरा A, ये पूरा A और ए ई थोड़ा सा और, तो ए प्लस ए ई ये हो जाएगा हमारा A1 माइनस ऑफ ई, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस ऑफ ई, तो ये किसके लिए हो गया, ये एफओजी के लिए हो गया, तो ये एफओजी के लिए हो गया, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस हमने यहाँ पे निकाल दिए, R1 और R2। जब सन के नियरेस्ट होगा कोई प्लेनेट तो उसे पेरिफिलियन पेरिजी, और जब दूर होगा प्लेनेट तो उसे एफओजी या एपीहीलियन, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम और हमें कैलकुलेट करनी थी, ये हमने आपको बता दी है, इसको आप ध्यान रख लीजिए, आगे इनका यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ, केपलर्स का फर्स्ट लॉ, जिसमें हमने कहा कि भाई कोई भी जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड किस में घूम रहा है, इलिप्टिकल शेप में घूम रहा है, इलिप्टिकल शेप में घूम रहा है, ठीक है ना। और जिसमें सन जो है हमारा वो क्या है, उस इलिप्स का एक फोकस पॉइंट पे कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी एक फोकस हो सकता है, जो यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे भी सन रख सकते थे हम, तो क्योंकि जब सन यहाँ पे होगा तो प्लेनेट यहाँ कहीं पे अगर आएगा तो वो नियरेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, तो R1 हमारा वो हो जाएगा और वहाँ से हमारा वो वाली पोजीशन एपीहीलियन हो जाएगी, और यहाँ पे फारेस्ट है तो ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से आएगा, जिसमें हमने सुना कि भाई प्लेनेट जो है हमारा वो किसी भी सन के अराउंड क्या घूमता है, इलिप्टिकल शेप में घूमता है, और सन उसका एक फोकस पॉइंट होता है उस इलिप्स का, जिसे हम फोकई कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लॉ पे बात करते हैं। नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लिया तो मैं इसे रब कर देता हूँ। तो अब हमारे पास है सेकंड लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं, यानी इसमें जो हमें केपलर्स ने बताया था, इन्होंने बताया था कि भाई जो कोई भी प्लेनेट है वो हर जगह पे इक्वल एरिया कवर करने की कोशिश करेगा टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया क्या लिखा, जो हमारा सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ, द प्लैनेट, लिखिए नोट कीजिए, द प्लैनेट डू नॉट revolve around sun with constant speed, the planet revolve faster when it is nearest to the sun, and revolve slower when it is farthest to the sun।
तो ये तो कॉन्सेप्ट हमने बताया कि भाई क्या था कि जब भी जो भी प्लेनेट है वो इक्वल वेलोसिटी या इक्वल स्पीड के साथ हर एक पॉइंट पे रोटेशन नहीं करेगा सन के अराउंड। अब मेन पर्पज क्या हुआ हमारे यहाँ पे, ये फास्टर मूव कब करेगा, जब ये सन के नियरेस्ट होगा, यानी जब ये पेरिजी की कंडीशन अगर बनाएगा प्लेनेट तो वहाँ पे ये फास्टर रोटेट करेगा। और जब ये स्लोअर कब रोटेट करेगा, जब ये एफओजी की कंडीशन बनाएगा तो वहाँ पे स्लोअर करेगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट था। लॉ लिखेंगे। लॉ जो है हमारा, अब लॉ लिखने जा रहा हूँ मैं। द एरियल वेलोसिटी, द एरियल velocity of the planet are constant. The aerial velocity of the planet are constant. दूसरा पॉइंट इसमें देख लेंगे, the planet sweeps equal area in equal time interval। ये लॉ हमने लिखे। पहला कि इसकी जो एरियल वेलोसिटी होगी प्लेनेट की वो कांस्टेंट होगी। एरियल वेलोसिटी मतलब चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमें प्रूव करना है कि भाई एरिया अगर चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये जो एरिया है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होगा, जितना वो हर एक पॉइंट पे उसका कांस्टेंट एरिया रहने वाला है। ये हमें प्रूव करना है। साथ में यहाँ पे लिखा है कि जो प्लेनेट जो स्वाइप करेगा एरिया इक्वल टाइम के बराबर होगा, जितना वो इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। हर एक पॉइंट पे ऐसा ही सिचुएशन रहने वाली है। तो देख लेंगे एक बार, समझ लेंगे इस पॉइंट को क्या था। ये हमने एक इलिप्स मान लिया, ये कोई इलिप्स है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कहीं पे सन है हमारा, ठीक है। ये सन है हमारा। तो सन जब यहाँ पे होगा तो ये वाली कंडीशन तो हमारी पेरिजी हो जाएगी क्योंकि प्लेनेट नज़दीक होगा। तो मान लो एक यहाँ पे कोई प्लेनेट था हमारा, ये टी टाइम में रोटेट हो गई, यहाँ पहुँच गया इस पॉइंट पे, यहाँ पे पी डैश पोजीशन हो गई, ये पी हो गई, ठीक। तो इसने एरिया कितना कवर करा, ये वाला इसने एरिया कवर करा, ये वाला। चलो इसे थोड़ा सा इधर मान लो, यहाँ पे वो प्लेनेट है कहीं पे, तो इसने ये इतना एरिया कवर करा हमारा कोई टाइम टी में, तो ये एरिया 1 हो गया। और किसी टाइम t1 में इसने ये कंप्लीट करा, ठीक। अब ये प्लेनेट घूमता हुआ यहाँ पे कहीं पे आया, पहले यहाँ पे आया, फिर धीरे धीरे यहाँ पे कहीं पे आया और फिर यहाँ चला गया, ठीक। अब डिस्टेंस बढ़ गई, तो डिस्टेंस जब बढ़ेगी तो एरिया ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो सन से अगर हम इस एरिया को कंपेयर करें तो ये एरिया निकल के आ गया। तो जो ये एरिया यहाँ पे ये बना है, ये वाला एरिया, ठीक है। हम जानते हैं कि भाई अगर हम डिस्टेंस जो लेंथ अगर हम किसी चीज़ की बढ़ाएं तो एरिया ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक। तो केपलर्स ने कहा था कि जो एरिया ये फर्स्ट टी टाइम में कवर कर रहा है, इतना एरिया पी से पी डैश तक, उतना ही ये एरिया यहाँ से पी डैश वाला प्लेनेट पी डबल डैश तक करेगा। यानी जो ये एरिया, ये वाला एरिया जो हमारा यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, ये वाला एरिया हमारा इस वाले एरिया के बराबर रहेगा। और ऐसा करने के लिए कि ये एरिया इक्वल रहे, ऐसा करने के लिए प्लेनेट जब सन के नियरेस्ट होगा, जब प्लेनेट जैसे यहाँ पे कोई प्लेनेट है तो यहाँ पे घूमने में इसको स्पीड तेजी से करनी पड़ेगी। तो जब इतना एरिया मान लो, ये एरिया मान लो हमारा मान लो 20 स्क्वायर यूनिट है, 20 स्क्वायर यूनिट है हमारा, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया भी हमारा जो ये कवर कर रहा है हमारा पी डैश से पी डबल डैश तक, ये एरिया भी हमारा कितना होना चाहिए,
ये हमारा ये एरिया भी हमारा कितना होना चाहिए, हमारा 20 स्क्वायर यूनिट के बराबर होना चाहिए जब ये रोटेशन कर रहा है, और ये टाइम होगा T1 T2। तो जो इससे हम क्या समझे कि भाई जो एरिया ये T1 टाइम में कवर कर रहा है उतना ही एरिया ये T2 टाइम में भी कवर करेगा, ठीक है ना। ये दोनों टाइम हमारा इक्वल रहने वाला है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे ज़्यादा एरिया कवर कर देगा तो इसका टाइम पीरियड तो फिक्स है ना कि भाई इतने में ये एक रोटेशन करेगा कोई प्लेनेट इतने टाइम में, ठीक है ना। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड 24 आवर्स में एक पूरा रोटेशन करती है। तो अब यहाँ पे यहाँ से क्या समझे, तो यहाँ से जो हम ये समझे कि भाई जितना एरिया ये एक बार में कंप्लीट करेगी 365 दिन में हमारे सन के अराउंड रोटेशन करती है, तो धीरे धीरे जब ये घूमेगी, प्लेनेट हमारा अर्थ आया यहाँ धीरे धीरे धीरे, तो हर एक पोजीशन पे इसका एरिया कवर करने लगेगी। तो जितना एरिया यहाँ कवर करेगी उतना ये एरिया यहाँ होना चाहिए। तो ये दूर हो गया, और हमने बताया कि भाई जब फारदेस्ट होगा तो वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि जितना एरिया वो यहाँ, क्योंकि अब ये डिस्टेंस बढ़ गई तो सन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस जब बढ़ जाएगी, तो जब हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो या लेंथ बढ़ाते हैं तो हम क्या होता है, एरिया बढ़ने लगता है। तो जितना एरिया ये इतना एरिया कवर करेगा उतना इसको इतना में करना पड़ेगा, यानी क्योंकि लेंथ कम है, तो लेंथ जब कम है तो एरिया इसको ज़्यादा कवर करना पड़ेगा एक ही बार में। तो ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा तो इसको यहाँ पे स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो स्पीड जब बढ़ाएगा तभी तो ये एरिया कवर कर पाएगा, उतना ही एरिया कवर कर पाएगा सेम टाइम पे। तो यहाँ पे तो उसको कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए यहाँ पे ये स्लोएस्ट स्पीड रख देता है। इसलिए हमने कहा कि भाई जो FOG पे है वहाँ पे जो स्पीड ऑफ प्लेनेट होगी वहाँ स्लो हो जाएगी, क्योंकि उसको तो यहाँ पे इतना एरिया कवर करना है, और एरिया ये कवर ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा लंबी है, लेंथ लंबी है सन से। तो जितनी ज़्यादा लेंथ हो गई उतनी एरिया यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये एरिया इसके रिस्पेक्ट में इतना होगा, लेकिन अगर हम इसके रिस्पेक्ट में ये वाला एरिया देखें तो ये इसको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा उतने ही टाइम में, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये समझ में आया आपको बात, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ही निकल के आया कि भाई जितना एरिया ये है उतना ही एरिया इसको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लिया। चलो अब एक कॉन्सेप्ट और आपको बताते हैं। हमने फिर से एक एलिप्स मान लिया है यहाँ पे, ये कोई हमारा एलिप्स है और यहाँ पे हमारा सन है, ठीक, ये हमारा यहाँ पे सन है। तो पहला प्लेनेट हमारा यहाँ पे था और सेकंड यहाँ पे था, पोजीशन बनाई, तो इसने एरिया ये वाला कवर करा, ठीक। फिर कुछ टाइम बाद प्लेनेट यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इसने इतना एरिया कवर करा, ठीक। फिर प्लेनेट यहाँ पहुँचा, ये ध्यान से सुनना ये बात, ये इससे कोरिलेट करेगी। तो जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये अलग अलग है एरिया सारे, ये इक्वल कब रहेंगे, ये वाला जब ये वाला एरिया ये कहाँ पे है, FOG और पेरिजी पे ये कंडीशन है, क्योंकि हमने बताया कि जब ये नियरेस्ट होगा सन के तो ये फास्टर मूव करेगा, और जब फारेस्ट होगा तो ये क्या करेगा, स्लोअर मूव करेगा। बस ये लॉ जो है यहाँ पे कि ये वाला एरिया इसके बराबर एप्लीकेबल बराबर होना चाहिए, ये केवल पेरिजी और FOG पे हमारा एप्लीकेबल है। और अदर पॉइंट पे जो हमने यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे जो एरिया A1 हमारा हो गया, ठीक है ना, एरिया A1 T1 टाइम पे कवर कर रहा है V1 वेलोसिटी के साथ। ये दूसरा एरिया हमारे पास हो गया, ये हमारा A2 एरिया हो गया T2 टाइम में V2 वेलोसिटी के साथ। और ये हमारा तीसरा एरिया हो गया, ये A3 हो गया T3 के साथ और V3 वेलोसिटी के साथ कवर कर रहा है। तो ये एरिया इक्वल नहीं है, ये सब एरिया अलग अलग है। ये केवल कंडीशन इक्वल एरिया की केवल पेरिजी और FOG पे होगी, क्योंकि यहीं पे हमारी स्पीड ऑफ प्लेनेट बढ़ रही है या वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट बढ़ रही है और घट रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कंडीशन क्या निकल के आई कि जो एरिया A1 होगा वो इक्वल नहीं होगा A2 के और इक्वल नहीं होगा A3 के। ऐसे ही जो T1 होगा वो नॉट इक्वल टू T2, नॉट इक्वल टू T3, और ऐसे यहाँ पे जो V1 नॉट इक्वल टू V2, नॉट इक्वल टू V3। और वैसे वेलोसिटी तो वैसे भी इक्वल नहीं है, क्योंकि FOG पे घट रही है और पेरिजी पे बढ़ रही है, ठीक।
तो अब यहाँ तक तो बात समझ में आएगी कि आपस में नहीं है इक्वल। तो क्या है इक्वल है इनके बीच में? इनके बीच में चेंज इन एरिया, यानी इनकी एरियल वेलोसिटी जो होगी हमारी, ये इक्वल रहने वाली है। इनकी जो एरियल वेलोसिटी है वो इनकी हमेशा इक्वल रहेगी, ठीक है। और ये कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी, कांस्टेंट, ये हमें प्रूव करना है अभी, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि भाई ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसका डेरिवेशन देखेंगे कि डेरिवेशन किस तरीके से ये कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए फटाफट से आप। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। मेरी पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ उस कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत है तो आप देख सकते हैं हमारा। तो आपको विजिलॉन ब्रेन स्टेशन सर्च करना है, वहाँ चैनल पूरा दिख जाएगा आपको, और वहाँ से आप मेरी सभी वीडियो देख सकते हैं इस ग्रेविटेशनल चैप्टर से रिलेटेड। मैं 7-8 वीडियो बना चुका हूँ इस पर, पूरा चैप्टर मैंने कवर किया है इसमें, तो आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका प्रूफ पे बात करते हैं। तो प्रूफ, सेकंड लॉ प्रूफ यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक। प्रूफ देखिए आप, हम मानते हैं कि भाई ये कोई इलिप्स हो गया, बन जा भाई सही, ये हमारा एक्सिस और इस पे हमने ये इलिप्स मान लिया, ठीक है। ये हमारा इलिप्स हो गया, क्या हो गया, ये हमारा एक्सिस हो गई हमारी, और ये हमारा इलिप्स हो गया, ठीक है। ये हमारा इलिप्स हो गया, क्या हो गया, ये हमारा इलिप्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि इस पॉइंट पे हमने सन मान लिया, ये हमारा सन है जिसका मास m है, ms हमने इसको नाम दे दिया सन को, ठीक। तो यहाँ पे हमारा पहला प्लेनेट, यहाँ पे प्लेनेट था, ठीक है, और यहाँ तक ये आया, ठीक। ये हमारा r वेक्टर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस हमारी ये r है इस पॉइंट तक, ठीक। और ये रेडियस वेक्टर हमारा r निकल गया, r वेक्टर, ठीक। और ये हमारी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये v हो गई, ठीक। अब किताब में क्या कर लेते हैं, इसे परपेंडिकुलर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर का केस थोड़ी ना यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे तो सर्किल है, सर्किल थोड़ी ना, यहाँ पे तो इलिप्स है, तो इलिप्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बन पाएगी वहाँ पे, क्योंकि वो तो सर्किल में होता है कि भाई सर्किल में अगर कोई सर्किल फॉर्म में अगर कोई चीज़ घूम रही है तो उसके हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी यहाँ पे भी जाएगी, वो परपेंडिकुलर रहने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलिप्स है, यहाँ पे सर्किल थोड़ी ना है, तो यहाँ पे हम इसको परपेंडिकुलर ना लेके थीटा के साथ ही इसको प्रूव करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे जो ये पॉइंट है हमारा, ये जो एंगल बना रहे हैं ये आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है, थीटा एंगल बना रहे हैं, और ये हमारा रेडियस वेक्टर है, ये हमारा रेडियस वेक्टर है। तो ये वाला जो एंगल हमारा हो गया, ये क्या हो गया, ये वाला हो गया 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल। और ये जो डिस्टेंस इसने कवर करी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हमने मान लिया, ये हमारी डिस्टेंस क्या होगी, देखो हम यहाँ पे क्या सपोज करते हैं, द डिस्टेंस covered by the planet, for a small time interval dt, ठीक है ना। तो स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए इसने डिस्टेंस क्या कवर करी होगी, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारा होता है स्पीड इनटू टाइम
तो डिस्टेंस हमारी क्या है, डिस्टेंस हमारी स्पीड जो इसने ली वो v ली और टाइम इसने क्या लिया, dt टाइम लिया, तो v dt ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो जो यहाँ से प्लेनेट P से प्लेनेट P डैश की डिस्टेंस जो होगी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी v dt। ठीक, तो मैं अब इसको यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पर हमारा हो गया ये P, ये P डैश और ये सान यहाँ पे S इसे हमने मान लिया। ठीक, और ये हमारा रेडियस वेक्टर आगे जा रहा है, ये R वेक्टर हो गया हमारा। ठीक है, और ये तो थीटा था हमारा और ये हो गया हमारा 180 माइनस थीटा, ये हमारा 180 माइनस थीटा हो गया। ये आप समझ गए होंगे क्यों हो गया, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है उस पर दो एंगल बन रहे हैं तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हमारी आई थी, ये आई थी हमारी डिस्टेंस v dt इसने कवर करी टाइम t में। ठीक है, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी वेक्टर ये v आ गया। ठीक है, तो अब हमें ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एरिया किसका, ट्राइंगल शेप में दिख रहा है। देखो dt टाइम में वो कितना एरिया कवर कर लेगा, ज़्यादा इतना सा एरिया कवर कर लेगा dt टाइम में, या इतना एरिया कवर कर लेगा। तो अगर हम देखेंगे एक्चुअल में तो ये क्या दिखेगी, कि स्ट्रेट लाइन दिखेगी। क्या दिखेगी, स्ट्रेट लाइन। तो हमने यहाँ पे वही कंसिडर कर लिया कि भाई ये dt टाइम में कितना एरिया, मैंने बड़ा बना रखा है कि जिससे आपको समझ में आए ये कितना कवर कर लेगा, dt डिस्टेंस कवर कर लेगा ये dt, v dt डिस्टेंस कवर की, बहुत छोटी डिस्टेंस होगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन के तरीके से होगा, बनेगा। तो यहाँ पे हम इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो अब अगर हम इसका एरिया निकाल दें तो हमें इसका पता लग जाएगा क्या हो गया ये। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल P डैश S, इसका एरिया निकलेगा, क्या निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमारे पास पता है कि ये r डिस्टेंस है, वेक्टर अलग है, ये r डिस्टेंस है, लेकिन हाइट हमें पता नहीं है, तो हाइट हम निकाल लेंगे। तो हाइट यहाँ से क्या निकलेगी हमारे पास, जो हमारे पास हाइट इसकी आएगी h इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा हमारे पास साइन थीटा, ये हमारे पास h हाइट हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमारे पास हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, h हमारा निकल जाएगा, जो आ जाएगा v dt साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो v dt साइन थीटा, v dt साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे h की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ पे हमें हाइट भी मिल गई है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं इसमें। तो यहाँ से हमारे पास आ गया हाफ, बेस हमारे पास r आ गया, और हाइट हमारे पास क्या आ गया, v dt साइन थीटा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। नाउ अब हम बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी प्लेनेट का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। और ऐसा क्यों है, देखो भाई अब ये रोटेशन करेगा तो रोटेशन जब हम पढ़ते हैं, रोटेशन हो मोशन पे मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना, रोटेशनल मोशन जो हमारा चैप्टर है उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं। तो उस पर भी कॉन्सेप्ट पे समझ लीजिए आप कि भाई रोटेशन करेगा तो हमारे पास जो टॉर्क निकल के आता है, टॉर्क क्या आता है हमारे पास,
टॉर्क जो होता है कि वो टॉर्क क्या होता है, एक फोर्स होता है जो क्या होता है एक्सिस के अलोंग लगता है, ठीक है ना। एक्सिस के अलोंग लगने वाले फोर्स को हम टॉर्क कह देते हैं। और टॉर्क ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, जिस एक्सिस के अलोंग वो लग रहा है। जो एक्सिस हमने ले ली, मान लो ये कोई एक्सिस है, इसके अलोंग हम रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सिस है, इसकी भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसे हम ले लेंगे, तो आर वेक्टर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। और जो इस पर फोर्स लगेगा इसको घुमाने में, तो ये दैट इज द टॉर्क, टॉर्क का आर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ लेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। देखो इसको मैंने उठा के यहाँ रखा, तो ये सन है, सन पे ग्रेविटेशनल फील्ड है हमारा। तो मैंने बताया था कि भाई ये हमारा आर वेक्टर है, तो ये तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया, यानी जो डिस्टेंस हमारी होगी, ठीक है ना। और हमने एक पीछे मेरी जो पिछली वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि भाई जो सन है वो किसी प्लैनेट को अपने ओर खींचेगा, जो हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल के फोर्स के हिसाब से वो अपने ओर खींचेगा। तो मैंने बताया था कि भाई जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा वो किसी भी दो पॉइंट के बीच का, जो हमारी ज्वाइनिंग पॉइंट होगा उन दोनों के बीच का, वहाँ पे लगने वाला है। तो यानी दैट मीन्स ये हमारा वेक्टर, हमारा आर वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, तो हमारा फोर्स ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, एफ ऑफ जी जो होगा वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाएगा। यानी अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, दैट मीन्स यहाँ से क्या हो गया, जो इनके बीच में जो थीटा बन के आ गया वो आ गया 180 डिग्री, है ना। किस किस के बीच में, आर वेक्टर के बीच में एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा हमारे पास 180 हो गया, तो टॉर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू होता है आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा ही होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आ जाता है, आर एफ साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा आर एफ साइन 180 डिग्री, और साइन 180 हमारा जीरो होता है, दैट मीन्स यहाँ पे टॉर्क जीरो आ गया, और टॉर्क जीरो आ गया तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। तो टॉर्क जीरो देन इट इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ से कांस्टेंट आ गया, ठीक। इसे नोट कर लीजिए आप, फिर मैं इससे आगे इसको रब करके इससे आगे आपको बताता हूँ इसका प्रूफ क्या रहने वाला है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए मैं इसे रब कर देता हूँ। तो पहले तो ये रब कर देते हैं यहाँ से, इसको भी रब कर देते हैं अब, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है नहीं, हमने इसको अलग कर दिया है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम हमारा होगा एल, वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसके हिसाब से वैसे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या रहने वाली है, तो वैल्यू क्या रहेगी, देखो एल इक्वल टू होता है हमारा पास आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो यहाँ से आर एल इक्वल टू हो जाएगा आर पी साइन थीटा, ठीक है। तो एल इक्वल टू हो जाएगा, आर पी को लिखते हैं हम एम वी और साइन थीटा, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बट केस क्या है, दिस टर्म, कंडीशन यहाँ पे क्या है, दिस टर्म शुड बी कांस्टेंट, दिस टर्म शुड बी कांस्टेंट। जी हमें लिखना बहुत जरूरी है कि भाई ये टर्म हमने कांस्टेंट ली है, ठीक है ना। और ये वैसे भी कांस्टेंट है, हमने अभी प्रूव करके देखा कि ये कांस्टेंट क्यों है, ठीक है ना। तो अब इस वैल्यू को हम, इस जो हमारी एल की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट कैसे करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, देखो जो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको हम डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे m से। देन डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई बाई m, ठीक है। तो m से इसे डिवाइड कर देंगे तो एरिया हमारे पास जो आएगा वो आएगा हाफ 2m क्रॉस मल्टीप्लाई आर एम वी साइन थीटा इंटू डी टी, ठीक है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। इस डी टी को आप इसके नीचे ले आओ तो ये चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम हो जाएगा डी टी, ठीक।
और आर एम वी आर की वैल्यू हमने निकाला, एम वी आर साइन थीटा, आर एम वी आर साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एल है। तो यहाँ से जो हमारे पास डी ए अपॉन डी टी जो निकल के आया वो क्या है हमारे पास, एल बाई 2m, एल बाई 2m। यही हमें प्रूव करना था कि भाई चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम, यानी इसकी जो एरियल वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो एल हमारे पास कांस्टेंट है, हमने अभी प्रूव करा, और जो हमारे पास मास ऑफ प्लेनेट है वो भी कांस्टेंट है, और 2 कांस्टेंट है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव कि भाई जो एरियल वेलोसिटीज़ की होगी वो हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। दिस इज द प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स लॉ, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट जो लास्ट केपलर्स लॉ है हमारा उसको हम प्रूव करते हैं और उसको समझते हैं कि क्या है। जल्दी से नोट कर लीजिए आप फटाफट। चलिए इसे अब रब कर देते हैं, और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इसको रब कर देते हैं पहले। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये हम निकालेंगे, स्पीड ऑफ अ प्लेनेट एट स्पीड ऑफ अ प्लेनेट एट पेरिजी एंड एफोजी, ठीक है ना। मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे पेरीहिलियन, पेरीहिलियन और एपीपेरियन, इन दोनों पॉइंट पे हमें निकालना है किसकी, स्पीड ऑफ प्लेनेट। कंडीशन यही थी कि भाई स्पीड ऑफ प्लेनेट यहाँ पे चेंज रहती है, तो इसको भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमने कोई इलिप्स ले लिया, और यहाँ पे हमारा सन है, तो ये हमारी r1 डिस्टेंस हो गई, और ये हमारी r2 डिस्टेंस हो गई प्लेनेट की, ठीक। यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, और यहाँ पे वेलोसिटी v1 है। ये हमारा सन है, इसका मास m है, और ये प्लेनेट हमारा रोटेट कर रहा है यहाँ से, जिसका मास है mp, ठीक। तो अब हमें इसका क्या निकालनी है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि भाई जो r1 की वैल्यू हमारे पास होगी वो क्या होगी, हमारे पास r1 की वैल्यू होगी a1 माइनस ऑफ e, और जो r2 की वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी a1 प्लस ऑफ e। ये दो चीज़ हमें यूज यहाँ पे करनी है, ठीक। उसके बाद अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम जानते हैं कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम किसी प्लेनेट का होगा, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट इज कांस्टेंट, ठीक है ना, इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, दो पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम देखना है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो L1 होगा वो इक्वल हो जाएगा L2 के, क्योंकि कांस्टेंट है। अलग अलग पॉइंट पे, मैं इस वाले पॉइंट पे फिर इस वाले पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। तो यहाँ से आर एम वी साइन थीटा और आर एम वी साइन थीटा, और साइन थीटा हमारे पास 90 है क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एम, ये आर वन हो जाएगा, यहाँ पे ये P1 हो जाएगा, R1 P1 R1 ये R2, ये R2 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये भी R2 P2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, ये R1 ये V1। तो R1 V1 इक्वल टू R1 M V R2 V M2। तो M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से R1 V1 इक्वल टू R2 V2 रहने वाला है। और R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A1 प्लस A1 माइनस ऑफ E इज इक्वल टू R2 की वैल्यू क्या है,
1 प्लस ऑफ ई इज इक्वल टू V2। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई ये बात, ठीक है ना। यहाँ तक हमारे पास एक वैल्यू आ गई, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई जब ये प्लेनेट स्पेस में घूमेगा, फ्रीली घूमेगा, वहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम होगा। और वैक्यूम में जब भी हम घूमेंगे, मैंने अपनी इस कॉन्सेप्ट पे बात कर चुका हूँ मैं, मेरी पिछली वीडियो में आप देख लेना, स्केप वेलोसिटी में। स्केप वेलोसिटी में कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ कि भाई जब भी कोई प्लेनेट घूमेगा तो वो क्या करेगा, इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहने वाली है, ये सॉरी जो इसकी टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी स्पेस में, क्योंकि वहाँ पे कोई भी वैक्यूम रेजिस्टेंस या फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस उस पर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, द टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ planet is conserved। ये आ रहा है हमारे कैमरे में, देखें, कंजर्व्ड, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी इज कंजर्व, तो यहाँ से हो जाएगा TE1 इक्वल टू TE2, ठीक है, TE1 इक्वल टू TE2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी V1 प्लस काइनेटिक एनर्जी K1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U2 प्लस काइनेटिक एनर्जी U2 K2, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ हमारे पास यहाँ से आ गई। ऊपर वाली चीज़ को रब कर देते हैं अब, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को बढ़िया से। तो यहाँ से हम जानते हैं कि क्या पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, -GMS/MP अपॉन R प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ MP V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या चलेगा, -G, यहाँ पर R1 हो जाएगा, GMS/MP अपॉन R2, ठीक, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा हाफ MP V2 स्क्वायर। तो इस m से ये m और ये m और ये m कैंसिल आउट आएगा, क्योंकि मास ऑफ प्लेनेट इक्वल रहेगा सब जगह, ठीक। बस अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करके, यहाँ से ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड। इसकी हेल्प से आप जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमारे पास आई, जो ये तो सेकंड इक्वेशन हो गई, और जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास वो होगी 1A1 - E इंटू V1 इक्वल टू A1 प्लस ऑफ E इंटू V2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप यहाँ से V1 और V2 की वैल्यू निकाल लेना, आप आगे सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा इस चक्कर से, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, मैं इनकी वैल्यू बता देता हूँ कि क्या आने वाली है। तो जो V1 की वैल्यू आने वाली है, ये हमारा FOG है, तो हो जाएगी √GMS अपॉन A, ठीक है ना, नियरेस्ट है छोटी वैल्यू, यानी 1 - E अपॉन 1 प्लस ऑफ E, ठीक है ना। इसका डिनोमिनेटर मैंने बड़ा कर दिया है, तो ये ओवरऑल छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस हमारी क्या है, डिस्टेंस हमारी छोटी है। तो डिस्टेंस छोटी है तो हमारी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो यानी बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऊपर बड़ा और नीचे छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये हो गई, डिस्टेंस स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे। और यहाँ पे जो V2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √GMS अपॉन A, हो जाएगा 1 - ऑफ E अपॉन 1 प्लस ऑफ E। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी पेरिजी के लिए हो जाएगी, पेरिजी के लिए, और ये हमारी FOG के लिए। ये मैं चेक कर लूँ एक बार, FOG के लिए, हाँ, जो हमारे पास रहने वाली है यहाँ पे ये, और FOG के लिए
1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, है ना, और ऊपर 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगी इनकी, ये हमारे पास इनकी आ गई वेलोसिटी। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास किस पॉइंट पे, पेरिजियल एपोजी पॉइंट पे इनकी एक्चुअल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गई है, ठीक है ना। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम थर्ड लॉ पे जाते हैं, केपलर्स थर्ड लॉ पे। चलिए हम इसे रब कर देते हैं। अब हम केपलर्स थर्ड लॉ पे बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये लॉ रह जाता है, इससे ही एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो ये सब मिटा देते हैं, अब तो सब खत्म ही हो गया। अब हम बात कर रहे हैं केपलर्स थर्ड लॉ पे। तो जो हमारा थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या है भाई हमारा, ये सन है हमारा, इसके बाहर एक और प्लेनेट है और इसके बाहर एक और चीज़ है, ठीक। तो सन से यहाँ तक ये डिस्टेंस r1, इसकी डिस्टेंस r2, ये t1 टाइम में रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ये t2 टाइम में रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि स्पेस में तो इसी तरीके से है ना कि हर एक प्लेनेट के बाहर एक प्लेनेट है। तो यहाँ से जो हमारे पास थर्ड लॉ बन के आता है वो क्या है कि भाई जो t2 अपॉन t1 है हमारे पास, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास r2 अपॉन r1 के क्यूब के बराबर। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें प्रूव करना है। और क्या करना है हमें प्रूव, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक है जो हमारे पास टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ठीक है ना। अब बुक्स में क्या कर लेते हैं, मैंने ज़्यादातर जितनी बुक्स मैंने देखी है उसमें सब में क्या लिया गया है कि जो प्लेनेट है वो क्या कर रहा है, सर्किल में रोटेशन कर रहा है। सपोज द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सर्किल फॉर्म। तो सर्किल फॉर्म में तो हो जाएगा, तो ये तो केपलर्स फिर गलत सिद्ध हो गए, डायरेक्ट ही गलत हो गए सिद्ध, क्योंकि भाई सर्किल फॉर्म में तो ये हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि भाई ये जो प्लेनेट है ये इलिप्टिकल शेप में प्रूव हो रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन एग्जाम बुक में क्या करते हैं, प्रूव करने के लिए उसे सर्किल फॉर्म में कर दिया, तब तो ये हो ही जाएगा, सर्किल में डायरेक्ट हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, उससे सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। एक्चुअल जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसका ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका। पहले हम इसको सर्किल फॉर्म मान के करते हैं, फिर उसके बाद हम इसे क्या मान के करेंगे, हम अपने हिसाब से इलिप्स मान के करेंगे, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ पे सपोज कर दिया, पहले लेट अस सपोज planet revolve in circle, planet revolve in circle। तो अब ये रिवॉल्व सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये सन है हमारा और ये प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। यहाँ से सेंटर ऑफ सन से इस प्लेनेट तक की डिस्टेंस हमारी हो गई r डिस्टेंस, ठीक। और ये वेलोसिटी इधर से v वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। यहाँ पे हमारा कोई प्लेनेट रखा हुआ है p प्लेनेट, ये हमारा हो गया मास ऑफ सन s, ठीक। तो अब हमें इसका निकालना है। तो देखिए जब ये रोटेट करेगा तो इसमें कुछ क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन ये होगी f ऑफ c जो हो गया, ठीक। और जब मैंने क्या पढ़ाया था, मोशन ऑफ सैटेलाइट पढ़ाया था, तो मैंने उसमें भी यही बताया था कि भाई जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन रहा है उसको बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सन, और सन का ग्रेविटेशनल फील्ड ये रिस्पॉन्सिबल है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, दोनों जो फोर्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी टुवर्ड सेंटर लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो टुवर्ड सेंटर लगता ही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके रिस्पेक्ट में लगेगा, मास का, सन का ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे लगने वाला है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन होगा वो इक्वल हो जाएगा ग्रेविटेशनल क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो यहाँ से क्या हो गया, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जी मास ऑफ सन मास ऑफ प्लेनेट अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम वी स्क्वायर बाई आर, तो दिस मास से ये मास कैंसिल आउट, इस आर से ये कैंसिल आउट। तो जो हमारे पास यहाँ से निकल के आया वो क्या आया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आया अंडर रूट जी एम एस बाई आर, वी इक्वल टू सॉरी है ना, रूट इधर चला गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ये हमारे पास वेलोसिटी तो निकल गई, अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू ये हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी, 2 पाई आर अपॉन वी। तो टी यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन वी हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट जी एम एस बाई आर। ठीक है, तो जब हमारा आर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई 3/2 अपॉन अंडर रूट जी एम एस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, टी इज इक्वल टू, जो टी इक्वल टू हमारे पास आया वो आया 2 पाई आर की पावर 3/2, आर की पावर 3/2 अपॉन रूट जी एम एस। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड से ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर के पावर 3 अपॉन जी कैपिटल एम एस। ठीक है, तो देखिए ये कांस्टेंट इन इस लॉ के हिसाब से और ये कांस्टेंट, तो ये हमारा टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये इन्होंने दिखाया है। लेकिन अगर हम इसको एक्चुअल उसमें देखें तो किसी भी सर्किल में अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो सर्किल के हर एक पॉइंट पर रेडियस तो सेम रहने वाली है, और यहाँ पे इन्होंने रेडियस को वेरी करा रखा है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये लॉ यहाँ पे वैसे एप्लीकेबल नहीं है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्योंकि अगर सर्किल फॉर्म में रोटेट कर रहा है तो हर एक पॉइंट पे रेडियस इक्वल रहने वाली है, और जिस हिसाब से ये जो प्रूफ है ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत प्रूफ है। ठीक है ना, हम अपने इलिप्स लेके इसको प्रूव करेंगे अभी, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इलिप्स के रूप में प्रूव करेंगे। तो चलिए अब इसको रब करके हम इसका एक्चुअल प्रूफ देखते हैं कि इलिप्स अगर हम लेके चलें तो उससे किस तरीके से प्रूफ इसका आने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको रब कर देते हैं पहले। और बुक्स में तो ज़्यादातर ये गलती कर रखा है कि भाई डायरेक्ट रेडियस मान के उसे सर्किल फॉर्म मान के इसे कराए, जबकि प्लेनेट तो इलिप्टिकल उसमें रोटेशन कर रही है इलिप्टिकल शेप में। तो यहाँ से तो केपलर पूरे तरीके से गलत सिद्ध हो गए कि भाई सर्किल अगर हम लें इसको। ठीक है, तो चलिए हम इसको इलिप्स लेके करते हैं। ये हमने इलिप्स ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने सन को मान लिया, यहाँ पे मास ऑफ सन है। ठीक, मैं इस पॉइंट, ये v1 वेलोसिटी है, आप किधर भी कर सकते हैं, मैं इस v1 वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में करूँगा, ये v1 वेलोसिटी मान के चलूँगा। और ये वाली डिस्टेंस हमारी हो जाएगी r1, और ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, ये v2 हो गई, और ये डिस्टेंस हो गई r2। ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड लॉ dA अपॉन dt इज इक्वल टू L/2m, m यहाँ पे प्लेनेट मास। ठीक है, L/2m ये हम जानते हैं, हम इसको प्रूव कर चुके हैं। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक, इसके बाद नाउ फॉर कंप्लीट
revolution, for complete revolution of planet, for complete revolution area swept by, ये लिखो area swept by the planet in t time is equal to area of ellipse, क्या कह रहा है कि जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर प्लेनेट करता है, यहाँ पे हमारा प्लेनेट है P, ये पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, तो जब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेगा पूरे टाइम टी टाइम में, तो ये क्या बड़ा होगा, इक्वल होगा एरिया ऑफ इलिप्स के। तो एरिया ऑफ दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू पाई ए बी, ये एरिया ऑफ इलिप्स होता है हमारा पाई ए बी। तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई ए बी अपॉन टाइम टी इज इक्वल टू एल बाई टू एम, एल बाई टू एम। और एल को हम क्या जानते हैं, एल जो हमारा होता है वो होता है आर एम बी साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री पे चल रही है वेलोसिटी, तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 हो जाएगा 1, और ये पूरा हो जाएगा 7, ठीक है। और ये r1 डिस्टेंस है, ये v1 वेलोसिटी है, ठीक है, और अपॉन 2 ऑफ m, तो इस m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचा पाई ए बी अपॉन टी इज इक्वल टू r1 v1 अपॉन 2, r1 v1 अपॉन 2। तो r1 की वेलोसिटी, r1 हम जानते हैं, r1 क्या है हमारे पास, FOG, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, r1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमने अभी निकाली थी पीछे, FOG है ये, तो r1 हमारे पास होगा a प्लस ए ई, दैट मीन्स a1 प्लस ऑफ e, ये हमारे पास हो जाएगा r1, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं इसे, पाई ए बी अपॉन टी इज इक्वल टू a1 प्लस ऑफ e v1 अपॉन 2, तो इस a से ये वाला a कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, पाई b अपॉन टी इज इक्वल टू 1 प्लस ई v1 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर तक हमारे पास ये आ गया, ठीक। इसके बाद, हाँ, इसके बाद हम इसको पहले रब कर देते हैं ऊपर वाले को, यहाँ तक तो ये पूरा रब साफ हो जाएगा, ये भी पूरा साफ। तो हमारे पास यहाँ पे बचा पाई बी अपॉन टी इज इक्वल टू 1 प्लस ई इंटू v1 अपॉन 2, ये हमारे पास यहाँ से बच गया, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखो v1 की हम वैल्यू जानते हैं, v1 हमारे पास क्या है, हमने भी निकाला था, इसको यहाँ लिख देते हैं। v1 हमारे पास क्या है, v1 जो डिस्टेंस है वो है FOG के लिए, तो FOG के लिए हमारे पास क्या आई थी, GMS अपॉन a, ठीक है ना, दूर है, तो यानी वेलोसिटी कम होनी चाहिए, तो यानी 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जब बड़ा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो पाई बी अपॉन टी इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट GMS अपॉन a 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे इसको भी रब कर दो यहाँ से नीचे से, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा
1 प्लस ई का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर हम बोथ साइड कर दिया स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, और यहाँ पे इसका रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा जी एम एस अपॉन ए 1 माइनस ऑफ ई अपॉन 1 प्लस ऑफ ई। ठीक है, तो यहाँ से ये एक पावर कट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बचा यहाँ पे पाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास जी एम एस, ये 1 प्लस ई 1 माइनस ई, तो हो जाएगा 1 माइनस ई का स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है ना, तो हम जानते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसको रख देंगे, तो पाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एस 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक, यहाँ से इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास जो एक्चुअल बचेगा टी स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4a क्यूब 4, यहाँ पे लिखो 4 पाई ए क्यूब अपॉन जी एम एस। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे 4 पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है और एम एस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा हमारा ए क्यूब विच इज़ द एक्चुअल प्रूफ ऑफ केपलर्स लॉ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक्चुअल प्रूफ आ गया। ठीक, तो हमारी आज की वीडियो में हमने देखा कि भाई हमने केपलर्स लॉ से रिलेटेड बातें करी, और उससे एक रिलेटेड जो एक्चुअल प्रूफ था थर्ड लॉ का उसको हमने प्रूव करा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।